अच्छा, एल्काइल सेल में हमारे निकिल आयरन और निकिल कैडमियम सेल आते हैं। तो सबसे पहले हम निकिल आयरन या एडिशन सेल के बारे में देखेंगे। निकिल आयरन और एडिशन सेल की संरचना में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो निकिल आयरन होता है उसके अंदर जो आपकी नेगेटिव प्लेट होती है वो आयरन की बनी हुई होती है, जबकि निकिल कैडमियम सेल जो होता है उसमें आपकी नेगेटिव प्लेट होती है वो कैडमियम की बनी होती है। बाकी जितनी भी संरचना है आपकी वो लगभग लगभग आपके निकिल आयरन या एडिशन सेल की तरह ही होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर निकिल आयरन की संरचना के बारे में देखेंगे। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी सभी को, इसको दिक्कत तो नहीं है स्क्रीन में? सर स्क्रीन मेरे रुकी हुई है सर, चल नहीं रही है। रुकी कहाँ रुकी हुई है? ये अपने फ्री कैमरा वाला पेज रुका हुआ है। फ्री कैमरा जो लिखा हुआ ना, वहाँ रुका हुआ है पेज। एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, वापस देखें। ठीक। लोकेश, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? लोकेश, लोकेश चांदनी, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लोकेश जवाब नहीं दे रहा है। अनवर, अभी आवाज आ रही है? अनवर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, स्क्रीन भी दिख रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ निकिल आयरन या एडिशन सेल के बारे में देख रहे थे। तो निकिल आयरन देखिए, इस निकल आयरन सेल का हम उपयोग कहाँ करते हैं और क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें लेड एसिड सेल के अलावा एक दूसरा जो सेल है उसको बनाने की? तो देखिए, लेड एसिड सेल जो आपका होता है वो थोड़ा हैवी होता है और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो बाहर गिरने की संभावना अधिक होती है, ठीक है ना। और वो मैकेनिकली रूप से मजबूत भी नहीं होता है। तो हमने क्या किया, जो एडिशन था उसने क्या किया, एक नए प्रकार का सेल बनाया जो कि मैकेनिकली रूप से अधिक स्ट्रॉन्ग था और इसकी जो साइज थी वो लेड एसिड सेल की तुलना में कॉम्पैक्ट थी, यानी थोड़ी इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है आपकी लेड एसिड सेल की तुलना में। दूसरी चीज, इनका जो लेड एसिड सेल का जो डिसएडवांटेज था आपका कि उसे हम लंबे समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं रख सकते। दूसरी चीज, उसे एक निश्चित समय तक ही इसका उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद क्या होता है उसका वो खराब हो जाते थे। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एडिशन सेल का यूज किया। तो देखिए, कई जगह आजकल एडिशन सेल्स का यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दूं कि आपकी सोलर एनर्जी के अंदर जो आपकी बैटरी लगती है वो भी एडिशन या निकल आयन सेल होते हैं। आपकी पवन ऊर्जा में और जो आपकी मरीन सिस्टम्स है, यानी मरीन प्रणाली है जिसके अंदर आपके जहाज हो गए
आपकी पनडुब्बियां हो गई, उसके अंदर जो सेल्स का यूज किया जाता है वहां पर हम कौन सा करते हैं, निकल आयरन सेल का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ इसकी हम यहाँ से इसके विभिन्न पार्ट्स देख लेते हैं एक बार कि निकल आयरन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इसके दो टर्मिनल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इसमें प्लेट्स यहाँ होती है और इसमें क्या होती है, एक ही प्लेट के ऊपर दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। यानी इसके अंदर जैसे जो नेगेटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो तो ग्रिड होता है आपका, यानी एक ग्रिड बनाया हुआ होता है जिसका तो पॉजिटिव पार्ट हो जाता है, और उसके अंदर क्या जेबें बनाई हुई होती है जो कि नेगेटिव की तरह काम करती है। इसमें जो आपकी पॉजिटिव प्लेट्स होती है वो आपकी, सॉरी, जो नेगेटिव प्लेट्स होती है वो आपकी आयरन की होती है, ठीक है। ये इसका कवर है, ये इसके कनेक्शंस के वायर यहाँ बाहर दिए हुए हैं जो कि आपके सेल कनेक्टर की तरह यूज हो रहे हैं। अब इन सेल का हम कंस्ट्रक्शन और देखते हैं कि इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, स्टील का एक पात्र में निकिल लेपित स्टील का बेलनाकार धन प्लेट होती है। यानी इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो क्या होती है, आपकी स्टील की एक पात्र होता है जिसके और वो भी क्या होता है आपका गोल बेलनाकार आकार का होता है ये पात्र। यानी इस तरह की ग्रिड्स होती है इसके अंदर, और इस ग्रिड के अंदर क्या होता है, ये आपके जो गोलाकार पाइप्स आते हैं ना, उन पाइप्स की बनी हुई होती है ये। और इनके अंदर प्लेटों के अंदर हम निकल हाइड्रेट की लुप्ती भर देते हैं। तो इसके अंदर क्या बनी होती है, आपकी निकल हाइड्रेट की लुप्ती। और इनके अंदर क्या होती है, बीच बीच में देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है, ठीक है। इन जगह के अंदर क्या करते हैं, ऐसी पॉकेट्स होती है छोटी छोटी सी, ग्रिड के अंदर ये पॉकेट्स होती है जिनके अंदर आपका दूसरी प्लेट का जो ऋणात्मक प्लेट है उसका मटेरियल भरा गया हुआ है। तो इनमें देखिए ये जो पॉकेट्स होती है इनके अंदर आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भरा हुआ होता है इन पॉकेट्स के अंदर, जो कि आपके नेगेटिव प्लेट की तरह काम कर रही है। यहाँ पर देखिए एडिशन सेल का एक चित्र भी आपको दिखाया हुआ है, इस प्रकार की होती है। इसकी देखिए संरचना जो होती है लेड एसिड सेल्स की तुलना में थोड़ी कॉम्पैक्ट होगी, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण होता है। अब देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए इसके अंदर भी तो एक एनोड एक कैथोड होता है, और एनोड जो होता है वो आपके निकल हाइड्रोक्साइड, और कैथोड जो होता है आपका वो आपका लोहे का होता है इसके अंदर, और उसके अंदर आपका वो जो मटेरियल है वो भरा हुआ होता है। अब देखिए जब चार्ज किया जाता है इसके अंदर, तो चार्जिंग की कंडीशन में क्या होता है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो दो भागों में बढ़ जाएगा, और एनोड के ऊपर OH के दो अणु जाएंगे और क्रिया करेंगे, और यहाँ पर NiOH4 बनाएंगे, और कैथोड के ऊपर आपके पोटेशियम के दो अणु जाएंगे जो इससे Fe+2KOH बनाएंगे। तो ये देखिए वापस इसमें क्या हो रहा है, आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो पहले स्क्रीन रुक गई है सर। हाँ, स्क्रीन वापस रुक गई है सर। स्क्रीन रुक रही है। हाँ, एक पेज पे रुक गई।
अभी देखो अनवर, आई क्या स्क्रीन? ये तो आपका होम पेज आ रहा है सर, जीआई लिखा हुआ, गवर्नमेंट आईटी। एक बार, मेरे इधर से प्रॉब्लम नहीं आ रही अनवर, ये आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है। मेरे यहाँ नेट प्रॉपर चल रहा है और आपके इधर से कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या ये बार बार अटक रही है स्क्रीन। वापस लॉग आउट करके लॉगिन सर करिए। एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए वापस। अभी स्क्रीन नजर आ रही है अनवर? आगे सर, आगे नजर आ गई। आगे ना, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर लेना आपको, है ना? ठीक ठीक सर, ठीक। तो देखिए एनोड के ऊपर ये NiOH4 बनाता है, कैथोड के ऊपर ये लोहा और 2KOH बनाता है। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यानी ये एक बार तो डाइलेक्ट्रिक आपका जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एक बार तो दो टुकड़ों में बट रहा है और वापस कैथोड पर क्या है, क्रिया के फलस्वरूप वापस वो आपका विद्युत अपकेटे वापस बन रहा है। तो इसमें क्या होता है आपका, आपके जो विद्युत अपघट्य होता है आपका, वो क्या होता है उसकी जो आपेक्षिक घनत्व है वो उसके अंदर स्थिर रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है ना? तो देखिए इसमें धन प्लेट पे तो निकल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और ऋण प्लेट में पे लोहा बन रहा है। ठीक है ना? Fe आपके लोहे को दर्शाता है। और जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो तो डिस्चार्ज कंडीशन के अंदर ये निकल हाइड्रोक्साइड जो होगा वो आपके इससे पोटेशियम से क्रिया करके वापस आपका स्टार्टिंग जो NiOH2 था वो बना लेगा और वापस यहाँ पर 2KOH बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपके दो अणु बटे थे वो वापस यहाँ पर आपको वापस यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर लोहा इससे क्रिया करेगा तो यहाँ पर FeOH2 बनाएगा। तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं कि डिस्चार्जिंग क्रिया के पश्चात धन प्लेट पर निकल हाइड्रेट तथा ऋण प्लेट पर आपका आयरन हाइड्रेट बन जाता है। ठीक है? ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर लेड एसिड सेल और एडिशन सेल के बीच की तुलना दी हुई, इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो देखिए इनके कंपैरिजन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए लेड एसिड सेल में आपकी धनात्मक प्लेट PbO2 की होती है, ठीक है, जिसे लेड पेरोक्साइड बोलते हैं, जबकि एडिशन सेल में आपकी पॉजिटिव प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड यानी NiOH4 अथवा निकल ऑक्साइड NiO2 की होती है। ठीक है ना? और ऋणात्मक प्लेट इसमें स्पॉन्ज लेड यानी Pb की होती है, जबकि इसमें आयरन की होती है। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल H2SO4 होता है, इसके अंदर क्या होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एवरेज ईएमएफ यानी प्रति सेल जो वोल्टेज होता है वो 2.1 वोल्ट तक होता है और इसका क्या वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ईएमएफ जो होगा इसकी तुलना में आपके लेड एसिड सेल की तुलना में कम होगा। इंटरनल प्रतिरोध आपका लेड एसिड सेल का कम होता है और एडिशन सेल का प्रतिरोध अधिक होता है। दक्षता की बात करते हैं हम, तो दक्षता के अंदर देखिए दो प्रकार की दक्षता होती है जिसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एम्पेयर हावर दक्षता यानी एम्पेयर हावर एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं। तो एम्पेयर हावर एफिशिएंसी लेड एसिड सेल की 90 से 95% तक होती है, जबकि एडिशन सेल की 80% तक होती है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ इस कारण से, क्योंकि देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अंदर लॉसेज भी ज्यादा होंगे, लॉसेज ज्यादा हो गए तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। वाट हावर
एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ वाट हावर एफिशिएंसी 72 से 80% तक है, जबकि इसमें 60% तक ही होती है। इसकी कीमत की बात करें तो इनकी कीमत लगभग लेड एसिड सेल के बराबर होती है, मगर इनका जो रख रखाव होता है वो आपके लेड एसिड सेल से कम होता है। यानी लेड एसिड सेल में अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जबकि एडिशन सेल में आपको कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इसका जो जीवन काल है वो 1250 बार चार्ज और डिस्चार्ज करने पर ये बैटरी खराब हो जाती है। और एडिशन सेल को 5 साल तक आप इसको यूज कर सकते हैं, 5 साल तक ये खराब नहीं होती है। और भी इसके जैसे कि मजबूती की बात करते हैं यहाँ पर, तो एडिशन सेल अधिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ का होता है, जबकि आपका लेड एसिड सेल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ एडिशन सेल की तुलना में कम होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ निकल आयरन सेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। तो पहले अपन एडवांटेज देखते हैं। इसमें अधिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग धारा को सह सकता है और खराब नहीं होता। यानी आपकी लेड एसिड सेल में क्या था कि अधिक चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट अगर उसमें प्रोवाइड होगी तो वहां जो आपकी प्लेटें होती है उसमें बकलिंग लॉस उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी संरचना मजबूत होती है, इसका उपयोग किसी भी तरह का उपयोग कर सकते हैं। यानी इसकी संरचना मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपके लेड एसिड सेल से अच्छा होता है। ये भार में हल्का होता है और आसानी से स्थानांतरण योग्य होता है। देखिए आपको मैंने बताया था लेड एसिड सेल में क्या था, इसका वेट ज्यादा होता है ना, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होता, और इसका वेट कम होता है इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। इसे लंबे समय तक डिस्चार्ज अवस्था में रखा जा सकता है, जबकि आपकी लेड एसिड सेल को डिस्चार्ज अवस्था में रखोगे तो वहां सल्फेशन डिफेक्ट जो है वो आ जाएगा। यह अधिक ताप तक कार्य कर सकती है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक मेटल जो होता है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मेटल नहीं, जो आपका इसमें विद्युत अपघटन जो होता है उसका टेम्परेचर इसमें आपके अधिक तक इसका हो सकता है लेड एसिड सेल की तुलना में। इसका उपयोग अधिक ताप में भी किया जा सकता है, जहां ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जबकि लेड एसिड सेल को अधिक टेम्परेचर वाली जगह पर उपयोग नहीं करते, नहीं तो उसमें आग लगने की संभावना होती है। इसका उपयोग बिजली से चलने वाले वाहनों, स्विच गियर ऑपरेशन आदि में करते हैं। क्योंकि इनका वेट कम होता है इसलिए इनका उपयोग हम जितने भी मोटिव आपके हैं, लोकोमोटिव है या आपके दूसरे मोटिव्स होते हैं या माल गाड़ियां होती है, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसकी हानि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसका ईएमएफ लेड एसिड सेल की तुलना में कम होता है, दक्षता भी इसकी कम होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, अधिक होता है। इसका ईएमएफ लेड एसिड सेल, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें टेम्परेचर बढ़ने पे इसका क्या होता है, ईएमएफ थोड़ा सा घट जाता है। तो ये इसके लॉसेज हैं आपके निकल आयरन सेल के। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का तुलना। तो देखिए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या क्या अंतर होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ प्राइमरी सेल का दिया हुआ है या सेकेंडरी सेल का दिया हुआ है। देखिए प्राइमरी सेल में क्या होता है, यह त्वरित ईएमएफ उत्पादित उपकरण है। यानी ये क्या है, आपका जल्दी से ईएमएफ उत्पन्न कर देता है, जबकि सेकेंडरी सेल क्या है, आपका ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता, वो जो ऊर्जा है उसको स्टोर करता है, ठीक है ना, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इससे वापस रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि इसे रिचार्ज किया जा सकता है। ये वजन में हल्के होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल आपके वजन में भारी होते हैं। ये कम करंट व कम वोल्टेज सप्लाई प्रदान करते हैं, जबकि ये अधिक वोल्टेज और अधिक करंट सप्लाई कर सकते हैं। ये सस्ते होते हैं और ये महंगे होते हैं। इनका जीवन काल कम होता है और इनका जीवन काल प्राइमरी सेल की तुलना में कहीं अधिक होता है।
ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये विद्युत सप्लाई देने पर सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और उसके पश्चात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये इनके प्राइमरी सेल और आपके सेकेंडरी सेल का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी आपके जो सेल होते हैं उनका कनेक्शन, है ना। तो जो आपके सेल्स होते हैं उनको मुख्यतः रूप से आप दो प्रकार से जोड़ते हो। पहले हम देखते हैं यहाँ पर सीरीज कनेक्शन। अगर मुझे सेल से अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना है तो मैं सेलों को क्या करता हूँ, श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ। यहाँ आपको श्रेणी क्रम देखिए नजर आ रहा होगा, जिसमें मैंने 3 सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि प्रत्येक सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और प्रत्येक सेल की कैपेसिटी 2 एम्पियर हावर है। और अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो अब मेरे जो टर्मिनल्स होगा उन टर्मिनल्स पे वोल्टेज जो मिलेगा वो मुझे इन तीनों के योग के बराबर होगा। यानी 1.5 वोल्टेज ये है, 1.5 वोल्ट ये है और 1.5 वोल्ट ये है। तो 1.5 को आप तीन बार जोड़ेंगे तो आपका 4.5 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। मगर अभी इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसमें कैपेसिटी जो होगी वो 2 एम्पियर हावर ही होगी, क्योंकि क्या होगा इसमें करंट जो है उसमें करंट का मान समान रहता है। ठीक है ना, तो इनकी करंट कैपेसिटी हमेशा आपकी जो इसके मिनिमम जो आपका सबसे कम करंट कैपेसिटी होती है वो करंट कैपेसिटी मुझको इससे प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरी 2 एम्पियर हावर्स है तो सबसे कम मेरी यही है, तो यही मेरे को यहाँ पर कैपेसिटी मिलेगी। इससे ज्यादा एम्पियर हावर मुझे यहाँ से नहीं मिल सकता, बस यहाँ मुझे क्या है ईएमएफ ज्यादा मिल सकता है। अगर मैं किसी कारण से भी इसमें अगर इस सेल के कनेक्शन को गलत जोड़ देता हूं तो अभी मेरे को जो ईएमएफ मिलेगा उसका मान भी अब आपको क्या होगा, कम मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर इसमें आपको टर्मिनल्स के आपने कनेक्शन गलत कर दिए तो इसमें जो ईएमएफ होता है वो आपके बाकी के ईएमएफ से माइनस हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें देखिए आप किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएंगे तो देखिए किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के अनुसार इसमें जब इनकी कनेक्शन बिल्कुल सही तरह से इस तरह से जुड़े होंगे कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हो, तो यहाँ पर जो ईएमएफ का योग आएगा वो 4.5 आएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे कर देता हूं तो अब देखिए यहाँ पर जब मेरा वोल्टेज मैं नापता हूं तो अब यहाँ पर वोल्टेज मुझे 1.5 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो सेल होगा वो इस वोल्टेज को नेगलेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप इसको किरचॉफ के वोल्टेज नियम से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कनेक्शन। इसमें देखिए चित्रानुसार हम क्या करते हैं, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए समांतर क्रम में हमने पहले ही पढ़ा है कि वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, समांतर क्रम में समान होता है। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि टर्मिनल वोल्टेज जो होंगे वो प्रत्येक सेल के वोल्टेज के बराबर होंगे। यानी जो मैंने सेल लगाया उसमें जैसे मैंने 1.5 वोल्ट के 4 सेल पैरेलल में कनेक्ट किए तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो 1.5 वोल्ट मुझे प्राप्त होगा। मगर यहाँ पर इनकी एम्पेयर हावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक की एम्पेयर हावर कैपेसिटी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर अधिक धारा मुझे प्राप्त करनी है या अधिक एम्पियर हावर कैपेसिटी मुझे प्राप्त करनी है तो मैं यहाँ पर जो मेरे सेल है उनको समांतर क्रम में जोड़ूंगा। तो यहाँ पर मुझे देखिए प्रत्येक सेल से कुछ ना कुछ धारा प्राप्त होगी। मान लीजिए ये 1 एम्पियर देता है तो ये भी 1 एम्पियर देगा और ये भी 1 एम्पियर देगा, यहाँ ये भी 1 एम्पियर देगा, तो टोटल मुझे यहाँ पर 4 एम्पियर मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज तो समान होगा मगर करंट जो होगी वो क्या होगी, इसमें प्रत्येक सेल की एम्पियर हावर की कैपेसिटी के बराबर होगी। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए मैंने कोई एक सेल को उल्टा जोड़ देता हूं या मैं इसके कनेक्शन चेंज कर देता हूं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेल मैं उल्टा जोड़ दूंगा वो क्या करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा और पूरा परिपथ जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट हो जाने के कारण क्या होगा,
इसमें बहुत अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी, और बहुत अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, ये सारे सेल क्या होंगे, जल जाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना होता है कि इनको हमेशा समान जो इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स हैं उनको एक साथ जोड़ने, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं उनको एक साथ जोड़ने। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन इसमें एक और क्या बनती है, मान लीजिए मैं यहाँ 1 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, दूसरी जगह मैं 3 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, और दूसरी जगह मैं 2 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं अलग अलग वोल्टेज की बैटरी अगर पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो अभी मुझे यहाँ वोल्टेज जो होगा वो अभी क्या होगा, यहाँ जो मैंने मिनिमम वोल्टेज लगाया उससे भी कम वोल्टेज मुझे यहाँ प्राप्त होगा। और दूसरा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा कि जब मैं पैरेलल के अंदर इस तरह की बैटरी को जोड़ता हूँ और कोई लोड इसके अंदर नहीं जोड़ता हूँ, तो भी क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण, क्योंकि ये 3 वोल्ट पे है और ये 1.5 वोल्ट पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, इसमें आंतरिक रूप से धारा प्रवाहित होगी, और ये बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होने लग जाएगी, और दूसरी बैटरी को क्या करेगी, चार्ज करने लग जाएगी। तो ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक कि सारी बैटरियां इक्वल वोल्टेज तक चार्ज नहीं हो जाती। अगर ये इक्वल वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगी तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, समान हो जाएगा, और समान हो जाएगा तो क्या होगा, ये अब आपको उतना वोल्टेज यहाँ दिखाने लग जाएगी। तो इससे मुझे क्या नुकसान है, मेरा यहाँ अननेसेसरी करंट इस सर्किट के अंदर प्रवाहित हो रही है, जो कि आपके एनर्जी को लॉस करेगी। तो ये पैरेलल में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा समान वोल्टेज को ही हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर हम समान वोल्टेज को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको इसके अंदर आंतरिक करंट प्रवाहित होने लग जाएगी, और आंतरिक करंट प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, मेरे लॉस हो जाएगा। अच्छा अनवर, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? नहीं है सर। नहीं है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ टर्म्स होती है बैटरी से रिलेटेड, वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले है आपकी धारिता, कैपेसिटी, जो हमने अभी आगे बात करी थी। तो सेल की धारिता जो होती है हम एम्पियर हावर में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अर्थात किसी भी सेल द्वारा निश्चित समय में निश्चित मान की धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम जो करंट होगी उसको एम्पियर में व्यक्त करते हैं, और टाइम जो होता है उसको आवर में व्यक्त करते हैं। अगर इन दोनों को गुणा कर दें तो हमें इसकी कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। जब आप मार्केट में जाते हो तो आप जो बैटरी लेने जाते हो तो वहां आपको दो स्पेसिफिकेशन बताने होते हैं। पहला तो बताना होता है कि आपको कितनी क्षमता की, यानी कितनी एम्पियर हावर की आपको बैटरी की आवश्यकता है। दूसरी आपको ये बतानी होती है कि कितने वोल्ट की बैटरी की आपको आवश्यकता होती है। तो जितनी भी लेड एसिड बैटरियां हैं नॉर्मली जो आप इन्वर्टर के साथ यूज करते हो, वो नॉर्मली 150 एम्पियर हावर की समथिंग की आपकी मार्केट में भी अवेलेबल है। अब देखिए
जो धारिता होती है सेल के चार्ज अवस्था से पूर्ण डिस्चार्ज अवस्था तक नापी गई क्षमता पूर्ण क्षमता कहलाती है यहाँ पर, है ना। परंतु ये क्या होती है, व्यवहारिक नहीं होती है, क्योंकि सेल को पूर्ण रूप से हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हम केवल सेल को कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं, 1.8 वोल्ट तक ही हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। इसलिए जो पूर्ण चार्ज अवस्था से 1.8 वोल्ट तक प्रति सेल तक डिस्चार्ज अवस्था तक जो हमारी क्षमता होती है उसी को हम सामान्य क्षमता के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। जो मार्केट में आती है वो नॉर्मली जो आपका एम्पियर आवर होगा वो आपका यही बताएगा कि आप इसको जब फुल चार्ज कर रहे हो और उससे लेके 1.8 प्रति वोल्ट तक जब डिस्चार्ज कर रहे हो तो जितनी आपको क्षमता से उससे एनर्जी मिल रही है वो आपकी कितनी होगी, वो चीज आपको ये एम्पियर आवर दर्शाता है। अब देखिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मान लीजिए किसी बैटरी की एम्पियर आवर 72 एम्पियर आवर है, क्षमता है ना। तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उस बैटरी से मैं 7.2 एम्पियर धारा 10 घंटे तक प्राप्त कर सकता हूँ। परंतु ऐसा संभव नहीं है कि मैं 72 एम्पियर धारा यहाँ पर 1 घंटे में प्राप्त करूं। ऐसा किस लिए, क्योंकि देखिए 72 एम्पियर जो धारा है वो बहुत अधिक धारा होती है। इस एम्पियर पे धारा पर क्या होगा, मेरी प्लेटें क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है इतने एम्पियर आवर पे मैं उसको यूज करूं। तो इसलिए मेरे को ये जो एम्पियर आवर क्षमता जो होती है उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है इसका जो करंट हो वो कभी भी आपके जो इसकी क्षमता होती है उससे 10% से अधिक ना हो। तो उसी तरह से मैं इसको व्यक्त कर सकता हूं। नेक्स्ट हाँ कुछ पूछ रहे हो अनवर? नेक्स्ट है आपका बैटरी की दक्षता। तो देखिए बैटरी की दो प्रकार की दक्षता होती है आपकी। पहली होती है एम्पेयर घंटा दक्षता यानी एम्पेयर हावर एफिशिएंसी। दूसरी होती है आपकी वाट हावर एफिशिएंसी जो कि अपन ने अभी देखी थी। तो देखिए किसी भी एम्पेयर हावर एफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी सेल की एम्पेयर हावर डिस्चार्ज तथा एम्पेयर हावर चार्जिंग के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर घंटा दक्षता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है कि आपको जो डिस्चार्ज करने में कितना एम्पेयर हावर आपने यूज किया और चार्ज करने पर आपने कितना एम्पेयर हावर एनर्जी का यूज किया, उन दोनों का अगर आप डिवाइड करोगे और 100 से गुणा करोगे तो आपके वहां पर क्या आ जाएगी, एम्पेयर हावर दक्षता। अच्छा इसको निकालने का तरीका भी यहाँ दिया हुआ है कि जिस रेट से आप करंट जितनी एम्पेयर करंट आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो डिस्चार्जिंग के समय और जितने समय तक में वो डिस्चार्ज हुई उसको आप दोनों को गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आपके डिस्चार्जिंग एम्पेयर हावर आ जाएंगे। और चार्ज करते समय हम जितने एम्पेयर से उसको चार्ज कर रहे हैं और जितने समय में वो चार्ज हुई उससे अगर मैं गुणा करता हूं तो यहाँ मुझे चार्जिंग एम्पेयर हावर मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। इसी प्रकार से वाट हावर एफिशिएंसी निकालने, वाट हावर एफिशिएंसी क्या होती है, डिस्चार्जिंग वाट हावर एफिशिएंसी डिस्चार्जिंग वाट हावर बटेगा चार्जिंग वाट हावर इनटू 100 क्या होगा आपका वाट हावर एफिशिएंसी। इसका भी जो फॉर्मूला होगा इसमें आपको केवल क्या करना है, केवल जो आपकी डिस्चार्जिंग वोल्टेज है उसको इसमें और इंक्लूड करना है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम टू सेम है। तो यहाँ से आपको क्या जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है आपका V इंटू आई वाट के बराबर होता है ना आपका, क्योंकि यहाँ डीसी की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर cos फाई नहीं आया है। अगर यहाँ एसी होता तो cos फाई आता, मगर डीसी में क्या होता है वोल्टेज और करंट दोनों एक ही कलम में होते हैं इसलिए यहाँ V इंटू आई क्या दिखाएगा आपको, वाट दिखाएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वाट आवर डिस्चार्ज और उसको क्या बोलेंगे, वाट आवर चार्जिंग। ठीक है, सामान्य देखिएगा आप हमने जो कंपैरिजन जो हमने देखा था उसमें देखना एम्पेयर हावर जो एफिशिएंसी होती है उसका मान हमेशा वाट हावर एफिशिएंसी जो होती है उससे अधिक आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी यहाँ पर ज्यादा आती है। नेक्स्ट है आपका इसमें डेंसिटी घनत्व। देखिए हमने अपेक्षित घनत्व भी पढ़ा, तो देखिए हम पहले घनत्व को पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं अपेक्षित घनत्व क्या होता है। किसी वस्तु का प्रति आयतन द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है, यानी किसी भी एक निश्चित आयतन में उसका जो द्रव्यमान होगा वो ही क्या कहलाएगा, उसका घनत्व कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटेगा आयतन।
और इसका मात्रक जो होता है वो होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक है और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ आयतन का मात्रक है। जो 4 सेल्सियस पर पानी जो होता है उसका जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेल्सियस 1 ग्राम प्रति यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, सेल्सियस नहीं होता है यहाँ, क्यूब सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो क्या होता है? देखिए, अपेक्षित घनत्व किसी भी वस्तु के घनत्व और 4 सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात, वो क्या कहलाता है? आपका अपेक्षित घनत्व कहलाता है। तो अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा कि वस्तु का घनत्व और 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अपेक्षित घनत्व कहलाएगा। क्योंकि देखिए दोनों ही घनत्व का जो मात्रक होता है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर होगा, इसका भी मान जो होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक जो होता है वो बोल सकता हूँ कि यहाँ मात्रक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मात्रक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये बोल सकता हूँ कि बिना मात्रक का आपकी यहाँ पर ये यूनिट्स है, ये जो अपेक्षित घनत्व होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है।